नमस्कार साथियों, वीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सेट 2 का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन देख चुके थे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोग को बताए थे, पहला आपका यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया इसको, ग्रुप ए बी सी। ए में आपका टोटल देखिए 7 क्वेश्चन है और साथ में क्या आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है। फिर आपका देखिए बी में टोटल 5 प्रश्न का उत्तर देना, इसमें भी आपका 7 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और सी में आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके सब क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है क्या, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। तो आर्थिक एजेंट वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे एक उपभोक्ता या उत्पादक। मतलब जो आर्थिक मतलब क्या होता है, रुपया पैसा से जुड़ा हुआ जो रिलेटेड काम करता है। जैसे एक उपभोक्ता है तो कोई भी वस्तु को खरीद बिक्री कैसे करेगा, उसके लिए उसके पास पैसा चाहिए। उत्पादक है, वस्तु को उत्पादन करने को उसके पास मतलब पैसा चाहिए, वो तो उसी से लेन देन होगा। मतलब आर्थिक एजेंट वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे एक उपभोक्ता या एक उत्पादक। दूसरा क्वेश्चन आपका था राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय में क्या करना, आपको इससे पहले जीडीपी के बारे में हम बताए थे। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक देश की सीमाओं के अंदर जितना वस्तुओं और सेवाओं का मतलब उत्पादन होता है उसके मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें वही है, मतलब किसी देश में एक लेखा वर्ष में जितने वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मूल्य ही उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब किसी देश में एक लेखा वर्ष में जितना भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होगा उसके कुल मूल्य को, मतलब टोटल जितना उत्पादन होगा उसको मूल्यों को जोड़ देंगे, वो क्या कहलाएगा आपका देश का राष्ट्रीय आय। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है क्या, नगद निधि अनुपात, मतलब CRR से आप क्या समझते हैं। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, बोलता है देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए जो भी व्यापारिक बैंक होते हैं, बताए थे पहले हम आपको, बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यापारिक बैंक और एक केंद्रीय बैंक। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं ना, वो अपनी जमा राशि का, मान लीजिए अगर उसका 1 करोड़ रुपया है तो इसका एक निश्चित प्रतिशत, अगर मान लो 30% है तो 30 लाख रुपये उसको कहाँ जमा करना पड़ेगा, किसके पास, केंद्रीय बैंक के पास। तो ये होता है, इसी राशि को बोलते हैं क्या, CRR अनुपात आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो। देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन के बाद अब आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। बोलता आगामी वित्त वर्ष का सरकार के आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना ही सरकारी बजट कहलाता है। देखिए आगामी मतलब वित्तीय वर्ष क्या था, भारत में हमारे यहाँ क्या वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के। तो आगामी वित्तीय मतलब मान लीजिए कि अभी आपका चल रहा है क्या 2022, तो ये 2022 1 अप्रैल से लेकर के 2023 31 मार्च तक का जो एक बजट बनाया जाएगा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। मतलब ये सरकार का कितना इनकम होगा, कितना आय होगा या कितना व्यय होगा, इसी को क्या बोलते हैं, सरकारी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। बोलता है सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर या शुल्क, विदेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभ तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। जो सरकार के द्वारा, मतलब सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है, तो हम लोगों से टैक्स के रूप में वसूली करता है, शुल्क के रूप में, वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब माध्यम से वो वसूली करता है। तो यही होता है इसका प्राप्ति, मतलब सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर या शुल्क, विदेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभ तथा विभिन्न सेवाओं के बदले जो रकम प्राप्त होती है उसी को क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्ति। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 6 नंबर, समग्र मांग क्या है। देखिए समग्र मांग, समग्र के मतलब क्या होता है, एक तरह मतलब सभी। देखिए व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, कोई एक व्यक्ति के द्वारा अगर मांगे गए मात्रा तो उसको व्यक्तिगत मांग कहेंगे, जबकि समग्र मांग क्या था, मतलब सभी के द्वारा। आप बोल सकते हैं इसको
समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार होते हैं। अब देखिए मतलब वो अपने दिए हुए आय पे, क्योंकि लोगों की आय तो अलग अलग होती है ना, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, और ऐसा भी होता है उसको कि वो खर्च कितना करना चाह रहा है। मान लीजिए उसका इनकम तो बहुत है, बट अगर वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो मतलब समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार होते हैं, उसे समग्र मांग कहेंगे। समग्र मांग AD बराबर C+I। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन क्या है? बोलता है दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी निश्चित समय में होने वाले आयात या निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। मतलब जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो इसका निर्यात या आयात मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसमें क्या अंतर, इसी अंतर को क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। और एक व्यापार देखिए संतुलन की स्थिति में कब रहेगा? जब उसका आयात और निर्यात दोनों बराबर होते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन करें। तो देखिए ये जो आपका है ना, 1929 ईस्वी में महामंदी शुरू हुई थी, जो कब तक चली थी? 1933 तक बना रहा था। 29 से स्टार्ट हो जो 33 तक बना रहा। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। जितने भी विकसित देश है, जैसे भारत क्या भी, ये भारत एक विकासशील देश है, लेकिन जो विकसित देश था उसको चूर चूर कर दिया। इस महामंदी में उत्पादन था परंतु खरीदने वाले नहीं थे। उत्पादन तो आप मान लीजिए, खरीदने वाला अगर उसके पास पैसा रहेगा तब ना परचेज करेगा वो। 1929 से 33 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा था। क्या हुआ था? कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को निकाल दिया गया। अब मान लीजिए अगर उसका वस्तु बिकेगा ही नहीं तो फिर वो वस्तु बनाएगा क्यों? इस तरह कारखाना बंद हो गया, और जब कारखाना बंद हो गया तो श्रमिक तो वहाँ क्या करेंगे, इसलिए श्रमिकों को भी निकाल दिया गया। दूसरा आपका बेरोजगारी की दर 1929 से 33 के दौर में कितना, 3% से बढ़ करके 25% तक हो गई। 1929-33 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समग्र निर्यात में लगभग 33% की गिरावट आई। ये आपका था महामंदी, जो 1929 से स्टार्ट हुआ, जो 33 तक चला था। इसमें लगभग 25% लोग मतलब को बेरोजगार हो गए थे, बढ़ गया था 3% से बढ़ करके 25। और 1929-33 संयुक्त राज्य अमेरिका भी था, उसका भी समग्र निर्यात में कितना, 33% की गिरावट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। जैसे आपको देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। वस्तुओं को वस्तुओं के द्वारा क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है इसका दोष, तो इसका देखिए सबसे पहला दोष क्या, दोहरे संयोग का भाव आपका दे दिया। बोलता वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने को तैयार हो, परंतु ऐसा संयोग हमेशा संभव नहीं हो सकता। जैसे देखिए आप दो वस्तु, जैसे मान लीजिए दोहरे संयोग का क्या था, जैसे आप जैसा वस्तु को बेचना चाहते हो और जो खरीदने वाला अगर वही वैसा खरीदना चाह रहा है और दोनों तैयार भी हो, तो ऐसा नहीं संभव होता है हमेशा। जैसे उदाहरण के लिए क्या दिया, यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा खरीदना चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जबकि उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास बदलने के लिए ना केवल कपड़ा फालतू हो वरना जिसे चावल की भी आवश्यकता हो, परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग कठिनता से मिलता है। मतलब जैसा वस्तु को आप बेचना चाहता है अगला वो खरीदने के लिए वो ऐसा वस्तु तैयार हो, तब तो हो सकता है ना। तो पहला आपका क्या हो गया, दोहरे संयोग का अभाव। यहाँ पे देखिए इसका बहुत सा पॉइंट है, दोहरे संयोग का अभाव होता है। फिर एक आता है वस्तु विभाजन की कठिनाई। नेक्स्ट आप संचय की कठिनाई, ये और आपका पॉइंट है, बट यहाँ क्वेश्चन में बोला था क्या, सिर्फ एक दोष का वर्णन करना था, तो आप लिख सकते हैं दोहरे संयोग का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर को उदाहरण से समझाए। देखिए यहाँ पे कर क्या था, टैक्स। टैक्स ये कितना, दो प्रकार का होता है, कितना, दो, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यहाँ क्वेश्चन बोला क्या, प्रत्यक्ष कर को उदाहरण से समझाएं। तो
तो बोलता प्रत्यक्ष कर वे कर है जो व्यक्ति की आय तथा धन पर लगाए जाते हैं। इनका बोझ उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर ये कर लगाए जाते हैं, और इस कर को किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। जैसे देखिए समझिए, अगर राम नाम का एक व्यक्ति है, अगर उसका इनकम मान लीजिए 10 लाख है, या तो मान लीजिए अगर उसके पास 20,000 रुपये का 20 लाख का प्रॉपर्टी है, तो जितना उसके पास इनकम है या जितना प्रॉपर्टी, तो उसी आधार से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और वो टैक्स उसी व्यक्ति को भुगतान करेगा, इसको दूसरे को ऊपर टाला नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष कर वे कर है जो व्यक्ति की आय तथा धन पर लगाए जाते हैं, और इनका बोझ उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर ये कर लगाए जाते हैं, और इस कर को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता, जैसे आय कर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि। जबकि अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है बाबू, इसमें मतलब वो कर जिसे दूसरे के ऊपर टाला जा सकता है, मतलब वही वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। मान लीजिए वस्तु अगर जिस पे लगाया गया, आप अगर उसका उपयोग नहीं करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो उतना डिटेल अभी नहीं इसमें देखना था, तो इसलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। प्रत्यक्ष कर के बाद अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, स्टॉक और प्रवाह में चर को परिभाषित कीजिए। देखिए स्टॉक का मतलब क्या होता है, मतलब एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा को स्टॉक कहते हैं। जैसे यहाँ क्या बोला, 1 जनवरी 2010 को आपके पास बचत खाते में अगर 5,000 रुपया हो सकता है, इस तरह की मात्रा को स्टॉक कहा जाता है, क्योंकि इसे एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है। पूंजी तथा मुद्रा स्टॉक उदाहरण, मतलब स्टॉक का मतलब ही होता है कि अभी आपके पास कितना, मतलब एक निश्चित समय बिंदु। जैसे आज का डेट अगर मान लीजिए 7 तारीख आज है, 7/3/2022, अगर आपके पास अभी 5 लाख मौजूद है तो आपके पास वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो एक निश्चित समय बिंदु पे मापा जाता है। जैसे आप बोलोगे ना कि अभी हमारे यहाँ या तो मेरा टंकी पूरा फुल है, तब वो आपको स्टॉक हो गया। जबकि प्रवाह क्या होता है, एक विशेष समय अवधि में मापी जाने वाली मात्रा को प्रवाह कहते हैं। जैसे आप शायद 500 रुपये प्रति माह जेब खर्च करते हैं, क्योंकि इन्हें एक समय अंतराल में मापा जाता है। इसकी इसी प्रकार आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग आदि प्रवाह का उदाहरण। ये देखिए प्रवाह की मतलब क्या था, मतलब एक निश्चित समय अवधि। जैसे मान लिया आप बोल सकते हो आज हम दिन भर में इतना खर्च किए, तो एक समय अवधि हो गया, या तो एक सप्ताह में मेरा इतना खर्च है, या 1 महीना में इतना खर्च है, या तो 1 साल में इतना खर्च। तो सब प्रवाह का मतलब क्या होता है, जिसे एक समय अवधि के अंतराल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र को बताना है। देखिए यहाँ पे तो आपको मालूम है इकोनॉमिक्स 2 भाग में बांटा, व्यष्टि और समष्टि। यहाँ पे आपको क्या देखना, समष्टि। सिंपल आप जान लीजिए समष्टि का मतलब क्या, समग्र, वहाँ पे यही लेना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, ठीक है, सिंपल। आप आगे थोड़े इसको डिटेल से देख लेते हैं। समष्टि अंग्रेजी भाषा मैक्रो का हिंदी रूप है, जो खुद ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है। क्या चीज़ से बना है, मैक्रोस से, जिसका शाब्दिक अर्थ विस्तृत या बड़ा होता है। अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े रूपों एवं समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी का स्तर, कुल उत्पादन, मुद्रास्फीति। अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, एक दो मतलब सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र मांग के घटकों को लिखे। तो देखिए समग्र मांग के कितने 2 घटक होते, एक है उपभोग फलन और दूसरा निवेश फलन। बोलता प्रोफेसर केन्स के विचार में किसी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है, अथवा यह कहा जा सकता है कि उपभोग आय का फलन है। मतलब आप जितना कमाते हो तो उसके फलस्वरूप आप कितना, मतलब वस्तुओं पे आप कितना खर्च करना चाहते हो, मतलब उपभोग आप कितना कर रहे हो, वो उसका फलन। तो आप देखिए जो आदमी जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ज़्यादा खर्च करेगा, कम कमाएगा तो कम खर्च करेगा। नेक्स्ट क्या है, निवेश फलन। तो आय व रोजगार के विभिन्न स्तरों पर निवेश के व्यवहार को प्रदर्शित करता है कौन, निवेश फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान से इसके चालू खाते के घटकों को लिखें। भुगतान से इसका चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय अंतरणों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाते में रखे सौदों को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब यहाँ देखिए चालू खाता क्या था, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात, मतलब कितना आयात हुआ या कितना निर्यात हुआ, इसका एक पक्षीय अंतरण का हिसाब किताब रखा जाता है। इसका सौदा रिकॉर्ड किया, पहला वस्तुओं का निर्यात था, मतलब कितना वस्तु का आयात हुआ या तो कितना निर्यात हुआ। दूसरा सेवाओं का निर्यात या आयात।
तीसरा, इसका व्यापारिक लेन देन से कोई संबंध नहीं होता, ये भुगतान से शेष के चालू खाता के घटक था। आप नेक्स्ट आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बोलता वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर स्पष्ट करना है। तो बोलता वास्तविक प्रवाह परिवारों से फर्मों को, किधर से, परिवारों को से फर्मों को साधन सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि, एवं फर्मों से परिवारों को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रवाह कहेंगे। मतलब यहाँ पे आपको माइंड में रखना, कहाँ, परिवारों से फर्मों की ओर। और मौद्रिक प्रवाह क्या था, फर्मों से परिवारों की ओर। वही आपका क्या दे दिया, फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता है उसी को क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्रवाह। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया गया ना, साधन सेवाएं। जैसे ये देखिए उत्पादक क्षेत्र से कहाँ जा रहा है, घरेलू क्षेत्र के, तो ये वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है। और घरेलू क्षेत्र से उत्पादक, तो ये क्या चीज़ का प्रवाह हो रहा है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम का। आप यहाँ लिख सकते हैं, उपरोक्त रेखा चित्र में वास्तविक प्रवाह उत्पादन क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर साधन सेवा जैसे भूमि, श्रम एवं पूंजी के रूप में हो रहा है, जबकि घरेलू क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर वस्तु सेवाओं का भुगतान हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बोलता निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करना है। देखिए सकल घरेलू उत्पादन क्या था, मतलब एक देश के सीमाओं के अंदर, मतलब एक लेखा वर्ष में मतलब जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसके मूल्यों को जोड़ेंगे तो सकल घरेलू उत्पादन करता है। वही आपको यहाँ पे निकालने बोला है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना है। यहाँ दे दिया पहला, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, दे दिया बाबू 13,300, ब्याज दे दिया है कितना, 1,500 रुपया, लगान मतलब रेंट दे दिया है 1,000 रुपया, लाभ प्रॉफिट दे दिया मतलब 1,500, स्वरोजगार से मिश्रित आय दे दिया 16,100, अप्रत्यक्ष कर दे दिया 800, और सहायता यानी सब्सिडी दे दिया 300। देखिए इसका फार्मूला होता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद आय विधि से निकालने के लिए, पहला कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ प्लस स्वरोजगार से मिश्रित आय प्लस अप्रत्यक्ष कर, और इसमें क्या करेंगे, जो सहायता होता है उसको घटा देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, 13,300 है, और ब्याज कितना बाबू 1,500 रुपया, फिर आपका दे दिया है लगान कितना है 1,000 रुपया, प्रॉफिट कितना है 1,500 रुपया, स्वरोजगार से मिश्रित है 16,100, अप्रत्यक्ष कर 800 रुपया, सहायता दे दिया 300। तो देखिए ये 800 मतलब अप्रत्यक्ष कर सबको आप जोड़ेंगे और 300 को घटा देंगे, सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 34,200, इसमें से आपको 300 को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ गया 33,900। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये दोनों का, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करना है। देखिए जब हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब जब दिक्कत हुआ तो क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ। और आपको मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ वो तो पहले क्लास में बता चुके हैं हम, किस तरह हुआ मुद्रा का प्रचलन। पहले आपका कुछ वस्तु मुद्रा के रूप में आया, धातु मुद्रा आया, शाख मुद्रा आया, पत्र मुद्रा आया। तो अभी आपको सिंपल मतलब क्वेश्चन बोलता है मुद्रा के कार्यों को लिखे। तो देखिए मुद्रा के कार्यों को यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया। मुद्रा के पहला प्राथमिक कार्य, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। प्राथमिक कार्यों को क्या कहता है, मुख्य कार्य। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं, इसलिए उसके मौलिक या आवश्यक कार्य भी कहा जाता है। आप सिंपल लिखेंगे पहला, अगर आप इतना लॉन्ग नहीं लिखोगे, पहला लिख देना मुद्रा के प्राथमिक कार्य, और इसको कितना, इसका 2 कार्य है, पहला विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। तो लिखेंगे मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मतलब विनिमय का मतलब क्या होता है, मतलब लेन देन, क्रय विक्रय एक दूसरे। तो आप अगर वस्तुओं को क्रय विक्रय करोगे तो किसके माध्यम से करते हैं, पहला पैसा के माध्यम से। जब हमारे यहाँ पैसा नहीं चलता था तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, तो बहुत दिक्कत हुआ। तो पहला आपको विनिमय का माध्यम लिख देना है, विनिमय
का माध्यम मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है। मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं विनिमय, अरे अभी वर्तमान में मुद्रा सबसे इसका एक सबसे सरल साधन, आप सिंपल लिख सकते हैं विनिमय का माध्यम। लिखना मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, क्योंकि हम लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय किसके माध्यम से करते हैं, मुद्रा के माध्यम से। बस आपको इतना ही लिख देना है। दूसरा पॉइंट है मूल्य का मापक। लिखना मुद्रा क्या है, मूल्य का मापन का कार्य करता है। मतलब वस्तुओं का मूल्य का माप करता है। जैसे मान लीजिए कि 1 केजी टमाटर का दाम कितना है, अगर 10 रुपया तो 10 रुपया, या तो मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, 200 रुपया तो 200 रुपया। तो आप मूल्य को माप सकते थे, बट वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग माप नहीं सकते थे। मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं ना था कि आप कितना चावल दोगे तो बदले में आपको कितना कपड़ा देगा, या कितना कपड़ा दोगे तो बदले में कितना चावल देगा, तो ये तो नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे आपका क्या है, मूल्य का मापन। मुद्रा मूल्य मापन इकाई का कार्य करती है, मतलब वस्तुओं का मूल्य का मापता है। दूसरा आपका गौण या सहायक कार्य बी में। मुद्रा की गौण या सहायक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित 3 आते हैं। पहला स्थगित भुगतान का मान। मतलब स्थगित भुगतान क्या होता है, जिन लेनदेनों का भुगतान तत्काल मतलब तुरंत ना करके भविष्य के लिए टाल दिया जाता है, स्थगित कर दिया। जैसे ऐसा नहीं होता है, आप कुछ वस्तु को खरीदने गए, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, बोलते हैं ऐसा कीजिए ना, हमें दे दीजिए पैसा उधार, मतलब वस्तु दीजिए और 1 महीने के बाद आपको हम पेमेंट कर देंगे। मतलब जब आप वहाँ पे क्या करते हो, मतलब टाल दे रहे हो कि अभी हम पैसा नहीं देंगे, कब देंगे, बाद में देंगे, 1 महीना बाद, 1 साल बाद, 5 महीने में, मतलब जो भी हो सकता है स्थगित भुगतान का मान। दूसरा क्या है, मूल्य का संचय। मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि वो अपने वर्तमान आय में से कुछ बचा करके भविष्य के लिए मतलब बचाना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी का डेट में लोग जितना कमा रहे हैं पैसा तो टोटल वो खर्च कर दे रहा है। कोई भी चाहेगा ना कि हम जितना पैसा कमाते हैं उसको भविष्य के लिए कुछ बचा करके रखें। भविष्य के लिए अगर मान लीजिए घर बनाना आपको, या बिजनेस करना है, या शादी ब्याह पे खर्च करना है, कुछ भी आपको प्रॉपर्टी बनाना है कुछ, तो लिखना मूल्य का संचय। लिखना मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वो अपने आय में से कुछ को मतलब भविष्य के लिए बचा करके रखना चाहता है, जो कि मुद्रा के द्वारा ही पूरा हो सकता है। मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा थोड़ी था कि आप वस्तुओं को बहुत दिनों तक जमा करके रख सकते थे। मान लीजिए आप चावल गेहूँ रखे, पता चला 2 साल के बाद वो खराब हो गया, वो तो कोई काम का नहीं रहेगा। बट पैसा तो आप जितना साल तक बचा करके रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक में जमा कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दूसरा आपका मूल्य का संचय। तीसरा आपका मूल्य का हस्तांतरण। बोलता मुद्रा विनिमय का एक अच्छा साधन है हस्तांतरण का। तो मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। जैसे देखिए, आप सपोज दैट आप मान लीजिए अभी स्टार्ट काम कर रहे हो, मान लो आप झारखंड में रांची में काम कर रहे हो, ठीक है। आपका अचानक से कहीं ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए आपको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप जो रांची में जो प्रॉपर्टी अर्जित करके रखो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कैसे ले जाओगे। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में तो आप क्या करते हैं, अगर वस्तु रहता तो आप सबको ले लिया। बट अभी क्या है, आप उसको बेच दीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा, उसको आप अपने अकाउंट में सेव कर लीजिए, फिर आप दिल्ली जाइए, वहाँ पे आप अपना पैसा को यूज करना है जैसे भी कर सकते हो। तो मूल्य का हस्तांतरण। और तीसरा आपका आता है आकस्मिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य हम लोग पहला देखिए, दूसरा गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य में पहला साख का आधार। आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख का महत्वपूर्ण भूमिका है। आज साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की भांति किया जाता है। मुद्रा को आधार मानकर ही साख पत्र जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आय का वितरण। वर्तमान अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। इस सामूहिक उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा अधिकतम संतुष्टि में उत्पादन का आधार। तो इसके बारे में भी आप लिख दीजिएगा 2 लाइन। आधुनिक समाज में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। मान लीजिए उतना वो कमाता है तो उसको इस आधार से खर्च करता है ना कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। वस्तु विनिमय प्रणाली में तो ऐसा नहीं होता था। मान लीजिए अगर किसी के यहाँ अगर मान लीजिए कोई जानवर को अगर है तो अगर उसको देगा तो बदले में ऐसा नहीं कि 10 तरह की वस्तु खरीदेगा। बट अभी क्या, आपके पास जितना पैसा है, अगर 100 रुपया ही है तो 100 रुपया लेकर के जाइए, आपको जो जो खाने का मन कर रहा है, सिंघाड़ा, चाउमीन, गुपचुप, जो भी खाना है आप खा सकते हैं। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, पूंजी की तरलता का मतलब क्या, मुद्रा एक तरलता के रूप में कार्य करता है। मतलब तरल साधन का मतलब क्या होता है, जिसका आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मुद्रा है तब ना, कुछ भी खरीदना तुरंत आप खरीद लीजिए, किसी को देना है दे दिए। बट और जो प्रॉपर्टी हो तो आप उसको तुरंत उपयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़मीन है, बहुत घर है, आप अचानक से किसी को एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या बोलोगे कि इलाज कर दिए, हम अपना घर दे देंगे।
देंगे, वहाँ तो ऐसा नहीं, आप वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो पूंजी या तरलता गतिशीलता के रूप में शोधन क्षमता की गारंटी वो आपको मतलब गारंटी देती है, क्योंकि मुद्रा का महत्व अधिक है। नेक्स्ट, निर्णय के बाद आपको यहाँ 6 पॉइंट नहीं 2-4 भी लिखिएगा चलेगा, सिंपल आपका दे दिया मुद्रा के कार्य, तो आप तीनों को लिख देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर। देखिए, बैंक बताए थे आपको हम पहले 2 प्रकार का होता है, एक व्यापारिक बैंक और एक केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक को ही बोला जाता है व्यावसायिक बैंक। तो देखिए दोनों में अंतर क्या सुसमझिए। आप पहले लिखेंगे बैंकिंग व्यवस्था में स्थान, तो केंद्रीय बैंक या देश का सर्वोच्च बैंक होता है या अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक ये संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होते हैं और ये केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। ये जो भी है व्यापारिक बैंक ये किसके नियंत्रण में कार्य करता है? केंद्रीय बैंक का। दूसरा उद्देश्य, तो लिखना केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है बैंकिंग प्रणाली को लागू करना, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। तीसरा पॉइंट, संख्या में केंद्रीय बैंकों का संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके सभी देशों में एक एक केंद्रीय बैंक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना? 12 है, जबकि व्यापारिक बैंकों की संख्या देश में अनेक होती है। स्वामित्व में आप लिखोगे केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक ये प्राय अंशधारियों के बैंक होते हैं और इनका स्वामित्व सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। नेक्स्ट, जनता से संबंध, यह विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य दशाओं में जन साधारण के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। ये सरकार के साथ लेन देन करता है या तो व्यापारिक बैंकों के साथ, जबकि व्यापारिक बैंक किसके साथ लेन देन करता है? ये जन साधारण मतलब आप जो खातेधारक है हम लोगों के साथ। बैंकर, तो केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, तो सरकार की ओर से लेन देन का कार्य करती है, जबकि व्यापारिक बैंक किसका है? ये जनता का बैंकर, मतलब ये हम लोग से लेन देन करते हैं, ये हमारा बैंक है, हम लोग इस। नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, और इसी का और हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कुछ। नोट निर्गमन देखिए, तो क्या होता है? केंद्रीय बैंकों का नोट निर्गमन करने का अधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का यह अधिकार नहीं होता है। ऋण, तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो अंतिम ऋण दाता है और व्यापारिक बैंकों को बिल भुनाने की भी सुविधा होती है, जबकि व्यापारिक बैंक ये केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं। आपको यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको, तो इतना पॉइंट नहीं, आप 5 पॉइंट लिख देते हैं काफ़ी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन